ओके, सो प्रीवियस सेशन में हमने इंड AS 16 स्टार्ट किया था बेटा, और इंड AS 16 में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल मूव अहेड, राइट। तो बेसिकली इंड AS 16 है इसके बारे में, तो ये है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स। तो हमें क्या करना है, किसको फिक्स्ड एसेट बोलना है, किसको नहीं बोलना है, ये हमने देखा था। जैसे हमने सबसे पहले देखा था इसका डेफिनेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा, डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने दो चीजें देखी। पहला था आपका पीपीई। अगर हम पीपी की बात करें तो बहुत इजी से लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इट शुड बी टेंजिबल। मतलब इंटेंजिबल के लिए ये इंड एएस नहीं है, इंटेंजिबल के लिए दूसरा इंड एएस है। ऑब्वियसली हम उस पर बात करेंगे। जैसे एएस में भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आपका AS 10 पीपी हुआ करता था, AS 26 इंटेंजिबल एसेट हुआ करता था। बिल्कुल उसी तरह आपके लिए टेंजिबल के लिए है दूसरा, इंटेंजिबल के लिए दूसरा है। ठीक है, इट शुड बी फॉर मोर देन 12 months, राइट, मोर देन 12 months एंड हेल्ड फॉर यूज। इसको हम यूज कर रहे हैं। यूज क्यों कर रहे हैं, यूज कहां करेंगे, फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर फॉर रेंटल पर्पसेस और फॉर एडमिन पर्पसेस। मतलब अगर कोई पूछे गिव मी द डेफिनेशन, तो यू विल से अ पीपी इज समथिंग विच इज टेंजिबल which can be used for more than one period, that is more than 12 months, and it should be used for production or supply, rental or for other admin purposes, right. Also it includes bearer plant, also it includes bearer plant. अपनी बात हुई थी बायोलॉजिकल एसेट्स पे। बायोलॉजिकल एसेट्स में लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं जो इंड AS 41 एग्रीकल्चर में कवर होता है। उसमें से एक पार्ट को, बेरर प्लांट को, जिसकी लाइफ मोर देन 12 months है, उसको पीपीई की डेफिनेशन में दिया गया। रीजन, एक फार्मर के लिए मैंगो ट्री उसके लिए एक मशीनरी की तरह काम करेगी, राइट, एंड देयरफॉर बेरल प्लांट वाज कंसीडर्ड एज अ डेफिनेशन ऑफ पीपीई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? उसके बाद डेफिनेशन के बाद वी चेक्ड फॉर रिकॉग्निशन। डेफिनेशन के बाद वी चेक्ड फॉर रिकॉग्निशन। अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें, रिकॉग्निशन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी थी। दोनों कंडीशंस। अब दोनों कंडीशंस क्या है? एक कंडीशन है आपका FAB और एक कंडीशन है आपका कॉस्ट। FAB क्या था? इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। मतलब बेनिफिट होने ही वाला है, कंफर्म है। जिस दिन कंफर्म होगा ना, उस दिन मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, मतलब उस दिन उसको एक्चुअल में एसेट मानूंगा, राइट। जस्ट एसेट परचेस करना इज नॉट FAB। फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीनरी परचेस किया, राइट, तो मैं उसको 1 लाख में रिकॉर्ड करूंगा, आंसर इज नो, वो मेरे लिए एसेट नहीं है। जब तब तक एसेट नहीं है जब तक वो इंस्टॉल नहीं हो जाता। इज द पॉइंट क्लियर? जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तब उसके बाद ही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है, तो उसको एसेट मानने की जरूरत है, राइट। कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड रिलायबली। अगर मैं उसके कॉस्ट को मेजर कर पा रहा हूं तो ही मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? द आंसर इज यस। दोनों कंडीशंस मस्ट है सेटिस्फाई होना, राइट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होना चाहिए और उसका कॉस्ट भी हम मेजर कर पा रहे हैं। अगर दोनों चीजें हैं तो ही रिकॉग्नाइज करना। अब सवाल उठता है कितने पे रिकॉग्नाइज करना। सवाल क्या है? कितने पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सो वहां आता है आपका मेजरमेंट। आइडियली जब भी कोई AS रहेगा ना, प्रैक्टिकल AS, तो उसमें ये कंडीशंस आती हैं, उसका डेफिनेशन, उसका रिकॉग्निशन और उसका मेजरमेंट, राइट। कब रिकॉग्नाइज करना और उसको कितने मेजर करना। तो मेजरमेंट में 2 पार्ट्स आते हैं, जिसमें से एक पार्ट हमने देखा था ऑलरेडी। एक रहता है आपका इनिशियल मेजरमेंट और एक रहता है आपका सब्सिक्वेंट। इनिशियल मतलब पहली बार, आप पहली बार कितने में रिकॉर्ड करोगे। सब्सिक्वेंट मतलब हर बैलेंस शीट डेट पे उसको कितने में रिवैल्यू करोगे, राइट। तो इनिशियल इट ऑलवेज एट कॉस्ट, ऑलवेज एट कॉस्ट, राइट। अब जब हम मेजरमेंट की बात करेंगे, मेजरमेंट की, तो पहले वो एसेट से पूछा जाएगा, भाई ये एसेट हमने एक्वायर कैसे किया है? कि आपने खरीदा है, खुद बनाया है, एक्सचेंज में लिया है, या गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दे दिया है। ये 4 चीजें हो सकती है। व्हाट कैन इट बी? इट कैन बी ईदर परचेस्ड, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, एक्सचेंज्ड, और इट कैन बी रिसीव्ड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट, राइट। तो अब उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे, ये डेफिनेशन हो गया था अपना, यस, इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट में अगर आप देखोगे, पॉइंट नंबर क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? परचेस्ड, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट ग्रांट। पहले अपन ने सिर्फ रेफर 1 और 2 की बात किया था। 1 और 2 क्या है एग्जैक्टली परचेस्ड में? तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए। एक एग्जांपल, क्या वहां पे ट्रांसपोर्ट आना चाहिए बेटा?
परचेस प्राइस में से अपन टीडी माइनस कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट ऐड कर लेंगे, राइट। ओके, ट्रांसपोर्ट ऐड हो गया। कौन से टैक्सेस ऐड होंगे? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, क्योंकि अगर रिफंडेबल है मतलब अगर वो चीज वापस आ रही है तो फिर मैंने जेब से डाले नहीं ना उसको, राइट। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ये ऐड हो जाएंगे। और कुछ याद है आपको? और क्या ऐड होगा? बताइए। इंस्टॉलेशन ऐड होगा, वेरी गुड। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था टेस्टिंग वाला, याद है क्या? इससे हम क्या माइनस करेंगे? माइनस इनकम, राइट। जो भी मैंने टेस्टिंग करवाया था, अगर उसका अगर कुछ इनकम आता है, ऑब्वियसली अगर इनकम ज्यादा भी आया तो उसमें से माइनस करना, उसको पेन में नहीं लेके जाना। ये अपने सीखा था, क्लैरिफिकेशन था, राइट। इसके अंदर जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस थे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, जैसे साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, वो मैनेजर को फीस देना, आर्किटेक्ट को फीस देना, प्रोफेशनल फीस देना, ये सब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थे मशीन को इंस्टॉल करने के, राइट। तो ये सब खर्चे ऐड होंगे। इसमें क्या क्या अपन ने एक्सक्लूड कर दिया था? इनॉग्रेशन एक्सक्लूड कर दिया था, एडवर्टीजमेंट प्रमोशन एक्सक्लूड कर दिया था, अदर जनरल ओवरहेड्स एक्सक्लूड कर दिया था, सीडी एक्सक्लूड कर दिया था, सीडी को पेनल ग्रेड में जाएंगे, राइट। और क्या था? ट्रेनिंग कॉस्ट वाज वेरी गुड, ट्रेनिंग एक कॉस्ट था। जो भी अदर ओवरहेड्स में आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने, यस, द इनकम, याद है वो कार पार्क जमीन थी अपनी, हाँ। तो अगर मिसलिनियस इनकम मैं जनरेट कर पा रहा हूं उससे तो वो माइनस नहीं होगा, जबकि यहाँ पे भी इनकम माइनस किया मैंने क्योंकि मैं टेस्टिंग का कॉस्ट जोड़ रहा था वहां पे, यहाँ पे कोई कॉस्ट जोड़ नहीं रहे, इसलिए वहां पे ये कहाँ जाएगा? पीएनएल क्रेडिट में। अब ये दो चीजें ऐसी है जो मैंने रेड में लिखे हैं, ये दो चीजें ऐसी है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और जब वो एमसीक्यू आता है ना, एक बहुत बड़ी केस स्टडी रहती है, मे बी शायद 1.5 टू 2.5 पेजेस तक केस स्टडी दे देते हैं और बोलते हैं 5 एमसीक्यूज करो। तो उसके बाद ये सारे खर्चे ना एक साथ नहीं देंगे, ये खर्चे स्टेप बाय स्टेप में देंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे बता दो एसरे का कॉस्ट कितना है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू चेक कि इसमें से ये क्या क्या माइनस होगा। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? राइट, ओके। अगर ये एसेट, एग्जाम्पल लेना, आई वेंट टू विजय सेल्स, ठीक है, और मैंने एक लैपटॉप परचेस किया, लेट्स से लैपटॉप वॉज 80,000। जैसे उसने बोला 80,000, मैंने कहा सर पैसे नहीं है मेरे पास, इतने पैसे नहीं लाया मैं, और इतने पैसे है भी नहीं, एक साथ में 80,000 दे भी नहीं सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा इंस्टॉलमेंट चाहिए, अभी थोड़ा दूंगा, बाद फिर थोड़ा दूंगा, फिर थोड़ा दूंगा। उसमें ठीक है ना सर, आप क्या करो, अभी सिर्फ 20,000 पे करो, और बाद में आप क्या करो, 10,000 करके मुझे 8 टाइम्स पे करना, पे राइट नाउ, राइट। और ये एवरी ईयर। प्लीज बताइए हाउ मच एम आई पेइंग टोटल? तो आप बोलेगे 1 लाख, यस, ओके। आई नीड द जर्नल एंट्री, मैंने एसेट कितने में रिकॉर्ड करो, 80,000 या 1 लाख? 80,000, because this 20,000, what will this 20,000 be calculated as? Interest. What is this 20,000? Interest. ये ब्याज है, इट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप आज भी 80,000 का ही है, मतलब डिफर्ड पेमेंट जो रहेगा या लेट पेमेंट जो भी रहेगा, जो ब्याज रहेगा, दैट विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट। इज द पॉइंट क्लियर, राइट। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आया है, एक नहीं मतलब काफी क्वेश्चन है हमारे पास, हमने जो क्वेश्चंस कंपाइलर किया है मैंने इसके अंदर, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, राइट। और जब भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा हायर परचेज रिकॉल करना पड़ेगा। किसको किसको याद है हायर परचेज में अपन एक टेबल बनाता था, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाँ, आईजीआई, यस, इट इज इंटरेस्ट ग्रॉस इंस्टॉलमेंट। बट ठीक है, किसको नहीं भी याद आ रहा है, जो मेरे इंटरेस्ट स्टूडेंट्स नहीं है, डायरेक्ट एंट्री लिए हैं फाइनल में मेरे पास, तो बट ठीक है, मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। हायर परचेज पूरा प्रिंसिपल जो भी रहेगा वो रिकॉल करवा दूंगा, उसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे रहेगा। अब ये क्यों निकालना है? द ओनली थिंग इज आई नीड द कैश प्राइस, द ओनली थिंग इज आई नीड द कैश प्राइस, राइट, ओके फाइन। ये हम देखेंगे उसके अंदर। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे जाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, तो उसके अंदर AS 16 नाम से कुछ पढ़ा था आप लोगों ने, याद है कुछ AS 16 क्या था? सर बहुत टाइम हो गया अभी। इट वॉज बोरिंग कॉस्ट, क्या था वो? बोरिंग कॉस्ट, राइट।
तो बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट का कंसेप्ट क्या था? बोरोइंग कॉस्ट क्या बोलता था? बोरो करने के लिए कॉस्ट, इन शॉर्ट कहने से ब्याज। मैं लोन बोरो कर रहा हूं तो ब्याज देना पड़ेगा, राइट? तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट भी ऐसे के कॉस्ट में ऐड हो सकता है। फिर आप बोलोगे सर अभी अभी आपने जस्ट माना कि इंटरेस्ट ऐड नहीं करना, अभी आप यहां बोल रहे हो यहां ऐड करना। यस, कब? जब वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड रहेगा, राइट? या फिर इजी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं QA, व्हाट इज QA? क्वालिफाइंग एसेट, राइट? मतलब ब्याज भी ऐड किया जा सकता है। अब जिन्होंने ये बोरिंग को स्किप किया था या जिन जो रिकॉल नहीं कर पा रहे, मैं ये चीज पूरा वापस पूरा आपको रिकॉल कराऊंगा इंड AS 23 में। और मैं आपको इंस्टीट्यूट की एक आदत बता दूं, इंस्टीट्यूट कभी भी पीपीई का क्वेश्चन एक साथ नहीं देगा, मतलब एक अकेला पीपीई का नहीं देगा, वो पीपीई प्लस बोरिंग कॉस्ट ऐड करके देगा आपको, क्योंकि वो चाहता है कि ये बोरिंग कॉस्ट भी आप ये इसके अंदर ऐड करो और फिर मुझे कॉस्ट बताओ, राइट? तो बेसिकली व्हाट इज बेसिकली बोरिंग कॉस्ट? तो वो यही बोलता है अगर आपने लोन बोरो किया लेट्स से 10 लाख रुपए का, 10 लाख में आपने 1 लाख रुपए ब्याज पे किया इंटरेस्ट, राइट? तो ये इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा या आपके कॉस्ट में ऐड होगा, ये अपनी बात चालू रहेगी। तो ये कब करना है ये अपन बाद में देखेंगे, लेकिन वो परचेज एसेट में नहीं होता है, वो किस में होता है? कंस्ट्रक्टेड में, राइट? अगर हम वो एसेट बना रहे हैं तो फिर इसकी तो बात ही नहीं आएगी फिलहाल, जब तक हम इंड AS 23 पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक हम इसकी बात नहीं करेंगे, राइट? ओके, वापस आता है। जब मैंने इंक्लूजन्स की बात किया था, मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दैट पॉइंट वाज डीकमीशनिंग। व्हाट इज डीकमीशनिंग? इट इज नथिंग बट साइट रिस्टोरेशन। मतलब जो चीज मुझे फ्यूचर में करनी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ लेट्स से माइनिंग, राइट? और जिससे भी मैंने जमीन लिया था, लेट्स से गवर्नमेंट नहीं बोला था कि आप यहाँ माइनिंग कर सकते हो, राइट? मैंने पूरी मशीनरी इंस्टॉल करवा दिया और उसने बोला सर 10 साल बाद आप छोड़ के जाओगे ना, ये वापस लेवल करके देना मुझे एकदम अच्छे से, राइट? तो अगर वो लेवल करना है तो सीधी बात है वो खर्चे किए बनाएगा तो मैं एक्वायर कर ही नहीं सकता। अगर मैं जवाब दे दूं उसको नहीं सर मैं नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लो, तो वो बोलेगा ठीक है आप कोई और जगह देख लो, हम नहीं देंगे आपको। तो वो खर्चा तो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। अगर वो खर्चा करना पड़ेगा तो ये मालूम है ना आपको वो करना ही है फ्यूचर में, तो इसको क्या करेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू पे हमारे कॉस्ट में ऐड करेंगे, विच इज द स्टार मार्क पॉइंट। कैन यू प्लीज गिव मी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? द जर्नल एंट्री, नो, ओके, हाँ फिर मान सकता हूं। एसेट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, समझ में आ रहा है? लेकिन कौन से वैल्यू पे? प्रेजेंट वैल्यू पे। अब अगर आप लोग ये चीज भूल गए हैं कि ये चीज कैसे करते हैं सर, वो उस दिन का एग्जाम्पल एक बार रिकॉल कराओ, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इसके ऊपर। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, मैंने एसेट परचेस किया विद इंस्टॉलेशन वगैरह, एसेट प्लस इंस्टॉलेशन जो भी है वो आया 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख रुपीस का, और इसकी लाइफ है लेट्स से 5 years, 5 साल, ठीक है। और रिस्टोरेशन जो कॉस्ट है आपका, जिसको हम डीकमीशनिंग बोलेंगे, मतलब अगर आपको ये परचेज या फिर लीज पे बोल देते हैं, 10 लाख रुपए मैंने खर्चा किया और कितने साल के लिए एसेट लिया मैंने? 5 साल के लिए। और उसने बोला सर जब छोड़ के जाओगे ना आपको 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। अभी 2 लाख आज करना है या 5 साल बाद? 5 साल बाद। तो ये आज की वैल्यू पे उसको लेके आएंगे, तो आज की वैल्यू पे खर्चा क्या रहेगा? तो हम अब बोलेंगे सिर्फ डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट दो, तो मैंने आपको बोल दिया डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 10%। कितना है? एट द रेट 10%। तो आप क्या करोगे? 2 लाख को डिवाइड करोगे 1.1 से, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। प्लीज बताइए 5 साल के लिए कितना होगा? 124, 184, ओके प्लीज चेक, सबका आ रहा है क्या? 124, 184, 1 डिवाइड बाय 2 लाख डिवाइड बाय 1.1 टू द पावर 5। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो बेटा? ये वैसे तो 99% ही दिया रहेगा, बट जो अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है उनके लिए इट इज 2 लाख डिवाइड बाय 1.1, फर्स्ट इज इक्वल टू आपको पावर 1 देगा, एक और एक और एक और एक और 5 बार इज इक्वल टू दबाओ, आपका आंसर आ जाएगा, राइट? ओके, सो दिस विल गिव मी 124, 184। तो अब इसकी एंट्री क्या रहेगी? पहली एंट्री क्या रहेगी इसकी एंट्री रहेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ठीक है, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। मैंने पे कितना किया? तो पेमेंट तो मैंने सिर्फ 10 लाख किया, और प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा? 124, 184 का, एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो मेरा एसेट कितने का हो गया? 11, 24,
184। 10 लाख का एसेट और 2 लाख जो आप फ्यूचर में खर्चा करने वाले हो ये एसेट एक्वायर करने के लिए, उसको आज की वैल्यू पे। क्या ही पॉइंट क्लियर है? लेकिन ट्रूली स्पीकिंग मैंने 124 तो पे नहीं करना, मैंने पे करना है 2 लाख रुपए, राइट? तब क्या करना है, तो आपने क्या करना है, आपने वाइंडिंग कॉस्ट बताना है, इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा? तो ईयर 1 की अगर बात करें, ये ओपनिंग है, ये इंटरेस्ट है और ये क्लोजिंग है। ओपनिंग कितना था? 124, 184। इंटरेस्ट 10% लगाएंगे ओपनिंग पे। प्लीज बताइए 10% कितना आएगा? तो आप बोलोगे 12,418 बराबर। ऐड कर दोगे इसमें 136,602। प्लीज चेक करो सबका रहेगा ये, राइट? क्लोजिंग बनेगा ओपनिंग एंड ये सब चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा 136,602। अब इस पे वापस 10%, 136,660 ऐड करो 150,262। प्लीज चेक। फिर वापस से ये ओपनिंग आएगा 150,262। इसमें वापस 10% ऐड करेंगे तो 150,260 आ जाएगा 165,288। उसके बाद वापस से इधर आएगा 165,288। 10% ऐड करेंगे 165,291 18817। ठीक है, एंड लास्ट ईयर फाइनली 181,817। आइडियली आपका 18182 आना चाहिए, बट हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इधर 2 लाख लिख देंगे और ये लास्ट ईयर में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इंटरेस्ट को हमेशा लास्ट ईयर में बैलेंसिंग फिगर लिया जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर? प्लीज बताइए कितना रहा है? 18183। अगर आप वैसे देखोगे 10% करके तो 18182 आ रहा है, बट हमने 18183 ले लिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रहा है? मतलब अब आपको इसके अंदर ब्याज निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सवाल है ये इंटरेस्ट की एंट्री क्या रहेगी? तो कहने से इंटरेस्ट इज नथिंग बट द एक्सपेंस फॉर मी। एक्सपेंस से तो डेबिट होना चाहिए, डेबिट द एक्सपेंस के हिसाब से। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग। कितना? 12418। क्या ये हर साल एंट्री करनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। अब टेक योर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में पहले प्रोविजन का बैलेंस कितना था बेटा? 124,184 बराबर है। फिर क्या हर साल ये एंट्री होगी इंटरेस्ट की? यस। तो ये सारा इंटरेस्ट ऐड करो प्रोविजन में, ये सारा इंटरेस्ट प्रोविजन में ऐड करो। 12418 प्लस 13660 प्लस 15026 एंड सो ऑन। पांचों इंटरेस्ट ऐड करो ऊपर ओपनिंग वाले बैलेंस में और आपको बराबर 2 लाख रुपए बैलेंस मिलेगा। अरे तो एंड ऑफ लाइफ पे मतलब 5 साल बाद क्या ये प्रोविजन पे करना पड़ेगा? क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा 2 लाख रुपए का? यस। क्या प्रोविजन में 2 लाख बैलेंस दिख रहा है? यस। पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के लिए टू बैंक और डेबिट किसको करेंगे? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। कहने से मेरा आंसर क्लोज हो गया, मतलब प्रोविजन अकाउंट क्लोज हो गया और मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 2 लाख। क्या ये पॉइंट क्लियर है? देखा जाए तो इतनी बात अपनी क्लियर हो गई थी, मतलब यहां तक मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका था। अब अगर आपने ये नोट्स देखे होंगे जो मैंने आपको शेयर किया है, मैंने नोट्स कैसे बनाया आपके लिए। तो एक है आपका कंसेप्ट बुक। कंसेप्ट के साथ मैंने एक हैंड सॉल्यूशन, हैंड कंसेप्ट बनाया, मतलब हैंड एग्जांपल्स बनाया उसके साथ, राइट? और जहां भी ये कंसेप्ट में आपको ये फॉलो करना है, मैंने वहां ब्रैकेट लिख दिया है, रेफर हैंड नोट्स। रेफर हैंड नोट्स। बेसिकली आपको बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर अगर कोई चीज पे जरूरी है कंसेप्ट, तो मैंने बताया है कि इसका कंसेप्ट आप फॉलो कर लो, राइट? तो मैंने वहां पे ब्रैकेट में लिख भी दिया है रेफर हैंड नोट्स। तो बेसिकली आप जब साइमल्टेनियस रीड करोगे, जब भी आप कंसेप्ट रीड करते जाओगे, उसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा वहीं पे, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल आपके हैंड में भी मैंने बना दिया है, तो आपको हैंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चंस बुक रहेगा, ऑब्वियसली हम जो क्वेश्चंस करेंगे, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। आई एम ऑल्सो मेकिंग हैंड सॉल्यूशन बुक, बट ये थोड़ा ऑब्वियसली एकदम इंस्टेंट नहीं मिलेगा, बट यस आई विल बी प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन बुक ऑल्सो। हैंड मतलब क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सॉल्यूशन गो थ्रू करते हैं बट वो चीज समझ नहीं आती है, क्योंकि उनका फ्लो और हमारा फ्लो सीखने का थोड़ा अलग होता है। ऑल्दो द आंसर इज सेम, बट उनका प्रेजेंटेशन बहुत अजीब रहता है, समझ नहीं आती चीजें। तो आई विल मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू, राइट? सो दैट आप क्वेश्चन के साथ वो सॉल्यूशन भी रिफर कर पाओ, जो चीज हमने सीखी हमारे तरीके से। ऑब्वियसली पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द चार्ट्स। मतलब क्या होगा ना कि एक बार हमने पूरा कंसेप्ट सीख लिया, पूरा शॉर्ट में एक समरी लेने के लिए एक चार्ट। तो बेसिकली दीज आर द 5 थिंग्स जो हम एक एक करके मैं आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? ओके, वापस आता है।
नोट्स पे आता है। तो अपनी ये बात हो गई थी ऑलरेडी, यहां तक पूरी बात हो गई थी, ठीक है। अभी जो हमने स्टार्ट किया डिफर्ड कंसिडरेशन, जो मैंने बात की आपका इंटरेस्ट की थी, ब्याज ऐड करना है क्या? द आंसर इज नो, ब्याज ऐड नहीं करना, लेकिन ब्याज ऐड कर सकते हैं कब? जब वो कंस्ट्रक्टेड रहेगा। तो हम बात करते हैं ये सेकंड वाले की, देखो मैंने क्या लिखा है, सेल्फ कंसिडर, यूज सेम प्रिंसिपल्स एज परचेज एसेट, मतलब जो भी खर्चा ऐड करेंगे प्लस बोरिंग कॉस्ट एज पर इंड AS 23। इसके अंदर सिर्फ एक चीज और ऐड हो जाएगी, क्या ऐड होगा? इंटरेस्ट, दैट इज बोरिंग कॉस्ट, राइट? ओके, एंड दिस थिंग इज समथिंग इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज वाला। एक्सचेंज वाला कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है तो उस पर बात करेंगे। अगेन अगर ये एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये देखो यहां पे मैं लिखा है रेफर हैंड रिटन नोट्स। सो बेसिकली क्या चीज है, तो अपने हैंड रिटन नोट्स पे देखते हैं क्या है ये इसके अंदर। ओके, तो इस पे समझने की कोशिश करते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट पर। एट व्हाट वैल्यू टू रिकॉर्ड द अक्वायर्ड एसेट। तो अब अच्छे समझो हुआ क्या, एक्सचेंज मतलब क्या होता है बेसिकली, कहने से एक एसेट देके दूसरा एसेट लेना, एक एसेट गिव अप कर दिया मैंने और एक एसेट मैं एक्वायर कर रहा हूं, राइट? तो लेट्स से मैंने नीरज को बोला एक काम करो, आपकी कार मुझे दे दो, आपकी कार मुझे दे दो, एंड उसके बदले मैं आपको मेरा लैपटॉप देता हूं। अब बोलोगे सर सौदा ये जमा नहीं, हाँ लैपटॉप मैंने यूज किया ना, वैल्यू बहुत बढ़ गई इसकी। तो एनीवेज एनीवेज तो जो भी है, घाटे का सौदा हो या फायदे का सौदा हो, जो भी है, राइट? मैं कार एक्वायर कर रहा हूं, लैपटॉप दे रहा हूं। तो यहां पे बात क्या चालू है, मैंने वो उसकी जो कार मैं एक्वायर कर रहा हूं ना, वो क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ने या फिर इंड AS 16 ने 3 प्रेफरेंस दी है इसको। आपके पास क्या एविडेंट है, क्या क्लियर है, ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या है, तो अच्छे समझो अभी। एक रहता है एसेट अक्वायर्ड और एक रहता है एसेट गिवन अप, बराबर? सो बेसिकली मैं एक एसेट एक्वायर कर रहा हूं और एक एसेट आपको रिटर्न में दे रहा हूं, इसको ये एक्सचेंज बोलते हैं, राइट? तो अपनी बात क्या चालू है पहले समझो, ये इसमें कर क्या रहे हैं। ये जो एसेट मैंने टेक ओवर किया है, इसको कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, एट व्हाट वैल्यू टू रिकॉर्ड, ये बात चालू है अपनी, ठीक है? तो वो जो मैं कार ले रहा हूं उसको मैं क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, अपनी ये बात चालू है। तो इंस्टीट्यूट बोलता है इसके लिए मेरे पास 3 प्रेफरेंस है, तो अब समझो अच्छे से। वो आपको टोटल बहुत सारी चीजें देगा, जैसे उसने आपको इसका फेयर वैल्यू दे दिया। अब प्लीज बताओ व्हाट वाज द एसेट एक्वायर्ड बाय मी, तो कहने से कार, एंड व्हाट वाज द एसेट गिवन अप, तो कहने से इट वाज लैपटॉप, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं, इसकी कार की वैल्यू है 5 लाख रुपीस, एग्जांपल फेयर वैल्यू, राइट? लैपटॉप की भी 2 चीजें रहेगी, एक रहेगी फेयर वैल्यू, आइडियली अगर आप बोलो तो मार्केट वैल्यू, एग्जांपल, बट फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम नहीं रहता है बेटा, हम इसके ऊपर बात करेंगे बाद में जब इसका इंड AS आएगा, ठीक है? फिलहाल तो ये रेडीमेड दिया रहेगा। और एक रहता है आपका CA। व्हाट इज CA, कैन एनीवन टेल मी? CA इज कैरिंग अमाउंट, इन शॉर्ट WDV, राइट? ये वर्ड बहुत बार आएगा, इस पे एक बार बात कर लेते हैं पहले। लेट्स से ये मेरी बैलेंस शीट है और ये मेरी मशीनरी है, मशीनरी इज 1000, राइट? इस पे मैंने 10% डेप्रिसिएट किया, 10% के हिसाब से कितना हो गया 100, वैल्यू कितनी बची 900। इस 900 को हम काफी कुछ बोलते हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू, मेरे बुक्स में आज इसकी कितनी वैल्यू दिख रही है, या फिर इसको WDV कहा जाता है, रिटर्न ऑन वैल्यू, आज की वैल्यू क्या है, या फिर इसको कैरिंग अमाउंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरिंग अमाउंट। अब मैं नीचे वाले एग्जांपल को छोड़ के आपको सिर्फ एक और बताना चाहूंगा, अगर मैं ये 900 रुपए की चीज 1200 में बेच दो तो मुझे बता सकते हो एंट्री क्या रहेगी? मैं बेच रहा हूं, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है 1200 टू, क्या यहां से मेरे एसेट जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू मशीनरी अकाउंट, लेकिन मशीनरी में 1200 लिखेंगे क्या? नहीं, मशीनरी में क्या आता है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज द कैरिंग अमाउंट। मेरा एसेट तो 900 का था ना, तो मैं मेरा एसेट कितने का दे रहा हूं वो डिपेंड करेगा, राइट? और क्या यहाँ 300 फायदा हो रहा है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, बराबर? वो प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा, कैपिटलिज्म में जाएगा, वो आगे की बात होगी। ये 300 रुपए प्रॉफिट आएगा, क्या ये एंट्री समझ में आ रही है? मतलब हम क्या करेंगे, जो भी एसेट गिवन अप करेंगे, जो भी एसेट देंगे, हमारे बुक से जो बाहर जाएगा वो कैरिंग अमाउंट पे ही जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मेरे बुक्स में कितना लिख रहा है 900, तो मैं 900 भी दूंगा आपको, ओके? वापस आता है तो फेयर वैल्यू कार की कितनी है 5 लाख रुपए, लेट्स से इसकी फेयर वैल्यू 2 लाख रुपए है,
मेरे लैपटॉप की वैल्यू 2 लाख रुपए फेयर वैल्यू। मैंने काफ़ी मतलब बोल सकते हैं i7 और 32 GB रैम, बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप या कस्टमाइज करके लिया था। और मेरे बुक्स में आफ्टर डिप्रिसिएशन ये 1,40,000 दिख रहा है। मतलब मेरे बुक्स में आज की अगर तारीख देखेंगे तो मेरे बुक्स में लैपटॉप कितने का दिख रहा है? 1,40,000। समझ में आया? अब इंड एस 16 आपको क्या बोलता है? आपने क्या करना चाहिए? जो कार आपने अक्वायर किया है, ये कितने पे रिकॉर्ड करना चाहिए? तो पहला प्रेफरेंस देता है एट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? एट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। मतलब वो जो कार आ रही है, मैं 5 लाख रुपए नहीं लिखूंगा, मैं 2 लाख रुपए लिखूंगा। जो आप एसेट गिव अप कर रहे हो ना, उतनी वैल्यू है, बिकॉज आपने उससे इसके अलावा तो दिया नहीं है। तो अब एंट्री क्या बनेगी? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आ रहा है अपने पास? कार। टू, मेरे यहां से क्या जा रहा है? लैपटॉप। लेकिन अभी मैंने आपको बताया बेटा, मैं क्या करने वाला हूं, मैं मेरे बुक से जब भी बाहर करूंगा, इट विल बी ऑलवेज द बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट। कितना? 1,40,000। 1,40,000, इट इज नॉट 2 लाख। मेरे बुक से कितने बाहर करूंगा? 140, क्योंकि मेरे बुक्स में 140 पे दिख रहा है, राइट? व्हाट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन बाय द इंस्टीट्यूट? टू रिकॉर्ड द न्यू एसेट अक्वायर्ड, जो भी एसेट एक्वायर आ रहा है, एट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। जो मैं एसेट दे रहा हूं ना वापस, उसकी फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करोगे, तो वो 2 लाख रुपए हो गई। क्या इस ट्रांजेक्शन फायदा हुआ मेरा? हाँ, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? प्लस प्लस अब नीरज की आंखें खुल गई। नीरज को दोस्तों ने बताया, अरे क्या कर रहा है तू, ये घाटे का सौदा है, 5 लाख की चीज दे रहा है, 2 लाख रुपए की चीज ले रहा है, राइट? तो उसने बोला नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, थोड़ा कैश भी लगेगा, 70,000 रुपये कैश दो, 70,000 कैश दो, राइट? तो अब मुझे बताइए, क्या मेरे यहां से पैसा भी जा रहा है? पैसा जा रहा है, यस। तो क्या मैंने टू बैंक भी लिखना चाहिए? कितना पैसा जा रहा है? 70। तो इंड एस बोलता है कि ये फेयर वैल्यू तो है ही है, प्लस वॉट एवर द कैश पेड इज। तो मैं अब नया एसेट कितने में रिकॉर्ड करूंगा? 2 लाख प्लस 70,000 विच कम्स टू 2,70,000। समझ में आ रहा है? तो उसने क्या बोला, सर एसेट के बदले एसेट प्लस थोड़ा कैश भी लगेगा, मेरा मैं कार दे रहा हूं आपको, आप सिर्फ लैपटॉप दे रहे हो मुझे, तो 70,000 रुपये कैश भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं कितने में रिकॉर्ड करूंगा? एट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। अगर बाय चांस कुछ शेयर्स रहता है तो क्या यहां फायदा हो रहा है बेटा मेरा? यस, 60,000 विच इज प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑब्वियसली ये पेन में जाएगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? तो हमारी बात चालू है कि जो एसेट हम नया अक्वायर करते हैं, उसको मैं रिकॉर्ड कितने में करूं? इट शुड बी रिकॉर्डेड एट द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू किसका? वो एसेट एक्वायर का क्या? नहीं, ऑफ द एसेट गिवन अप। जो हम एसेट दे रहे हैं ना, उसके फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? राइट, ओके। व्हाट इफ दिस इज नॉट गिवन? तो फिर सेकेंड प्रेफरेंस जाता है, इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप is not available, at that time you will shift to the fair value of the asset acquired। समझ में आ रहा है? अब मैं उसको रिकॉर्ड कितने में करूंगा? सोचो वो नहीं रहता, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आ रहा है मेरे पास? कार। मैं कार कितने में रिकॉर्ड करूंगा? 5 लाख। समझ में आ रहा है? 5 लाख। तो मेरे यहां से लैपटॉप तो जा रहा है मेरा, लैपटॉप कितना? 2 लाख या 140? 140। लैपटॉप कितनी बार भी जाओ, वो कैरिंग अमाउंट पे जाएगा बाहर, राइट? क्या मैंने कैश दिया था? यस, कैश कितना दिया था? 70,000, राइट? टू, जो भी प्रॉफिट है 2,90,000। पॉइंट टू बी नोटेड इज, मैंने यहां पे कैश पेड ऐड नहीं किया। आप ये नहीं बोलोगे सर 5 लाख प्लस 70 भी तो दे रहे हो, नहीं। जब मैं मेरा एसेट दे रहा हूं तो इट इज फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड जो भी है, लेकिन जब मैं एसेट एक्वायर्ड की फेयर वैल्यू ले रहा हूं तो इट इज फेयर वैल्यू ऑफ दैट ओनली। 5 लाख मतलब 5 लाख। समझ में आया पॉइंट? राइट? तो पहला प्रेफरेंस किसको देना है? ऑफ द एसेट गिवन अप, एंड सेकेंड प्रेफरेंस ऑफ द एसेट एक्वायर्ड। अच्छा, ये भी नहीं रहेगा तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही चीज अवेलेबल है, क्या? कैरिंग अमाउंट। जो मैं एसेट दे रहा हूं उसकी बुक में क्या वैल्यू है मुझे मालूम है, और कुछ होनी है मार्केट में मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, अरे यार ये लैपटॉप कितने बेचेंगे मालूम नहीं है, तेरी कार की वैल्यू कितनी वो भी नहीं मालूम है, ये दोनों चीजें नहीं है, राइट? तो मेरे पास मेरे बुक्स में क्या वैल्यू है वो तो है, तो दिस इज द थर्ड प्रेफरेंस। इज द पॉइंट क्लियर? जस्ट 1 मिनट, हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ओके, तो इतना पॉइंट समझ में आ गया क्या सबको? राइट, ओके। तो जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस
कैश पेड इफ एनी, सेकेंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट acquired, and third carrying amount of asset given up. अगर दोनों की फेयर वैल्यू निकाल नहीं पा रहा हूं मैं तो थर्ड प्रेफरेंस भाई अपने अपने कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लो उसको। यही पॉइंट क्लियर है, राइट? ऑब्वियसली अगर मैं कैश दे रहा हूं तो प्लस कैश, पॉइंट समझ में आ गया, राइट? ओके, तो बात करते हैं और ये एग्जांपल्स को भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे सब दिया है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना, सेकंड प्रेफरेंस किसको देना, थर्ड प्रेफरेंस किसको देना। ये नोट क्या है, ये नोट थोड़ी देर में वापस रीड करते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं और आप लोग मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या रहेगी। तो मिस्टर ए है, उसने एसेट एक्वायर किया, क्या एसेट एक्वायर किया उसने? लैपटॉप, उसने एक्वायर किया लैपटॉप और उसने गिवन अप क्या किया? आईफोन। तो बेसिकली अगर मैं मिस्टर ए हूं, मैं आपको मेरा आईफोन दे रहा हूं और आपसे आपका लैपटॉप ले रहा हूं, राइट? तो अब ये तीन वैल्यू दी हुई है। पहला क्या दिया हुआ है? फेयर वैल्यू, जो मैं एसेट एक्वायर कर रहा हूं 1,10,000। जो मेरे बुक्स में मेरी वैल्यू है वो कितनी है? 60,000 और वो आईफोन की फेयर वैल्यू कितनी है? 80,000। ये सब दिया है। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री फर्स्ट। पहले तो जर्नल एंट्री बता दो, फिर अपन आगे बात करते हैं। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू आईफोन अकाउंट, बहुत सिंपल सी बात है, लैपटॉप आ रहा है, आईफोन जा रहा है, राइट? अब सवाल उठता है, अगर मैं लैपटॉप लिखूं यहां पे और टू आईफोन लिखूं तो सबसे पहले आईफोन लिखूं कितने पे? 60,000, ओके। लेकिन मैं अक्वायर जो करूंगा एसेट, वो फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑफ द एसेट गिवन अप, राइट? गिवन अप है क्या? यस। कितने भी रिकॉर्ड करेंगे? 80,000। क्या यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। इज द पॉइंट क्लियर? अच्छा, व्हाट इफ ये नहीं रहता तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट अक्वायर्ड, तो हम क्या करते हैं? 1,10,000 लिख देते हैं। फिर प्रॉफिट कितना हो जाता है यहाँ पे? 50,000। इज द पॉइंट क्लियर? एंड व्हाट इफ ये भी नहीं रहता तो हम रिकॉर्ड 60 पे करते, खत्म। 60 पे गया, 60 पे आया, बात खत्म। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ गया? तो तीन प्रेफरेंस समझ में आ गए। व्हाट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, प्लीज टेल मी? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। सेकंड, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट अक्वायर्ड। थर्ड, कैरिंग अमाउंट प्लस कैश पेड, कैरिंग अमाउंट ऑफ कैश एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड। क्या पॉइंट क्लियर है? राइट? मैंने दोनों तीन एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आपको समझेगा, वही मैंने जो ऊपर डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तीनों एग्जांपल वही है। मैंने क्या कर दिया, सिर्फ ये हटा दिया है यहाँ पे कि फेयर वैल्यू गिवन नहीं रहती तो क्या होता, तो सबकी एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है? अब वो नोट पढ़ते हैं, ऊपर नोट क्या बोल रहे हैं। एक्सचेंज इन केस ऑफ लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ओनली थर्ड प्रेफरेंस हैज टू बी फॉलोड। मतलब थर्ड प्रेफरेंस क्या है यहाँ पे? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस? लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इट इज सेम एसेट के बदले सेम एसेट लेना। जैसे ये आईफोन ब्लैक कलर है, मैंने नीरज को बोला ये ब्लैक एसेट, ब्लैक फोन आईफोन ले ले, मुझे तेरा वाइट आईफोन दे दे, बात खत्म, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा एक आईफोन जा रहा है, एक आईफोन आ रहा है, राइट? तो इसमें मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, इसमें सिर्फ कलर बदल रहा हूं। तो एंट्री क्या करेंगे अपन? आईफोन टू आईफोन, आईफोन टू आईफोन, आईफोन व्हाइट अकाउंट डेबिट, आईफोन ब्लैक अकाउंट क्रेडिट, बराबर है क्या? ऐसे डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट होगा, राइट? तो इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट बुक करना इंडिया अलाउ नहीं करता, वो बोलता है सर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, नीरज बोलेगा सर मेरा जो व्हाइट आईफोन है, मेरा जो व्हाइट आईफोन है इसकी फेयर वैल्यू 90,000 है, ठीक है? और मेरे पास जो ब्लैक आईफोन है, ब्लैक आईफोन, इसका फेयर वैल्यू 80,000 है और मेरे बुक्स में कैरिंग अमाउंट है 60,000। मतलब मेरे बुक्स में अभी कितना भी दिख रहा है वो 60,000, राइट? तो आइडियली एंट्री क्या होगी? कैन आई से व्हाइट आईफोन इज कमिंग इन, ब्लैक आईफोन इज गोइंग आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो आई विल से आईफोन अकाउंट डेबिट, कौन सा आ रहा है? व्हाइट, और कौन सा आईफोन बाहर जा रहा है? ब्लैक, बराबर? तो मैंने कितने भी रिकॉर्ड करना चाहिए? वो बोलता है सर फेयर वैल्यू को ध्यान ही मत दो, नो फेयर वैल्यू टू बी टेकन। आपने कितने का दिया? 60,000, बस बात खत्म। 60,000, 60,000, दैट्स इट। इतने में रिकॉर्ड करना है आपने, राइट? अब ऐसा क्यों? आप बोलोगे सर आपने 90,000 का लिया, मैं बोलूंगा देखो सेम चीज ऐसे रिकवर कर रहा हूं, उस चीज पे कोई प्रॉफिट बुकिंग अवेलेबल नहीं रहेगा, उस पर कोई आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे या कोई भी लॉस नहीं बता पाओगे। तो ये 60 का 60 भी रिकॉर्ड करोगे। ऑब्वियसली अगर मैंने कुछ कैश भी दिया होता, और अगर नीरज बोलेगा नहीं सर मेरा मोबाइल नया है, आपका मोबाइल पुराना है, तो मेरे को 10,000 कैश भी दो, तो मैं लिख दूंगा टू बैंक 10,000। इन शॉर्ट मैंने ऐसे कितने में एक्वायर किया? 70,000। क्या ही पॉइंट क्लियर है? समझ आ रहा है क्या? राइट? तो यहाँ पे
फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है सेम एसेट सेम एसेट, एक एसेट गिव अप हो रहा है और वही सेम एसेट मैं एक्वायर कर रहा हूं, तो इस केस में इंस्टीट्यूट बोलता है आपको कोई भी चीज का प्रॉफिट बुकिंग अवेलेबल नहीं रहेगा। इज द पॉइंट क्लियर है? एक्सचेंज समझ में आ गया सबको? पक्का, राइट? तो अब मुझे बताओ इनिशियल में हमने क्या क्या पढ़ा? इनिशियल में क्या हमने परचेस पढ़ा, राइट? क्या हमने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पढ़ा? इन दोनों में डिफरेंस क्या था परचेज और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड में? एक ही चीज, बोरिंग कॉस्ट। मतलब आपने अगर कंस्ट्रक्ट किया होगा और वो क्वालिफाइंग एसेट बनता है तो थोड़ा बहुत ब्याज जोड़ सकते हैं, लेकिन परचेज वाला बोलता है ब्याज जोड़ेंगे नहीं, राइट? थर्ड पॉइंट हमने सीखा एक्सचेंज। इसके अंदर 3 पॉइंट सीखे हमने, क्या पॉइंट समझ में आ गया? पक्का। एंड जो चौथा पॉइंट है आपका कि रिसीव्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट, ये इंड AS 20 में कवर होगा। किसमें कवर होगा? इंड AS 20 में कवर होगा। मतलब अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है अपने को तो वो एसेट का क्या करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, ये अपन इंड AS 20 में देखेंगे। क्या पॉइंट क्लियर है? राइट, ओके। इतना पॉइंट समझ में आ गया सबको? चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने विद एग्जांपल दिया है, अगर आप ये सिर्फ रेफर करोगे तो आपको विद एग्जांपल सब समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। सब्सिक्वेंट क्या बोलता है? सब्सिक्वेंट का सबसे पहले तो मतलब होता है ऑन एवरी बैलेंस शीट डेट, राइट? ऑन एवरी बैलेंस शीट डेट। एक होता है उसको कॉस्ट पे फॉलो करेंगे। मैं हमेशा से स्टार्ट से एक रूल बना के रखा था, कॉस्ट 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 एंड कॉस्ट, हर बार कॉस्ट पे रखेंगे। और एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। एक क्या होता है? रिवैल्यूएशन। पहले अपन कॉस्ट की बात करेंगे, ठीक है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। 1/4/2018 में मैंने परचेस किया लेट्स से 1 लाख रुपीस, जिसकी लाइफ है 10 ईयर्स। लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। आप मुझे बता सकते हो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 10,000। कैसे है 10,000 प्लीज बताइए? डिवाइड बाय 10 कर दिया हमने। 1 लाख मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है आपके 11th स्टैंडर्ड से, राइट? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। सिंस स्क्रैप इज नॉट गिवन इट विल बी 0, तो आपने क्या कर दिया? डेप्रिसिएट कर दिया। पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च 19 पे। कितना होगा डेप्रिसिएशन? 10,000। वैल्यू कितनी आ गई? 90,000, जिसको हम आइडियली बोलते हैं नेट ब्लॉक या फिर बुक वैल्यू, ठीक है? WD में। अब इस दिन इसकी फेयर वैल्यू हो गई 1,20,000, बट आई डिसाइडेड नहीं मैं 90 पे कंटिन्यू करूंगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट मॉडल। मैं जिंदगी भर उसको मेरे कॉस्ट पे रखूंगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। अब क्या हुआ यहाँ पे बेसिकली कहने से, अगली बैलेंस शीट डेट की बात किया मैंने, तो अगली बैलेंस शीट डेट पे आप उसको रिवैल्यू करोगे या कॉस्ट पे ही रहने दोगे, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आपके पास सब्सिक्वेंट में 2 मेजर है, एक है ऑलवेज एट कॉस्ट, उसको कॉस्ट पे रहने दो, और दूसरा क्या होता है? रिवैल्यूएशन मॉडल। तो रिवैल्यूएशन क्या करना है वो हम बाद में बात करेंगे। ये 90,000 समझ में आ गया? तो कॉस्ट इज वेरी सिंपल, राइट? ओके। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंसेप्ट समझ में आता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलता है टिल डेट डेप्रिसिएशन, आज तक का डेप्रिसिएशन। आज का डेप्रिसिएशन नहीं, आज तक का डेप्रिसिएशन। जैसे ये डेप्रिसिएशन को मैंने वर्ड दे दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्लीज बताइए अगले साल का डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? 20, राइट? ऑब्वियसली करंट ईयर डेप्रिसिएशन तो आप यही बोलोगे 10,000, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,000, राइट? आपकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा आपका? तो आप बोलोगे सर मेरी जो मशीनरी है उसका कॉस्ट 1 लाख ही है, एंड व्हाट इज द डेप्रिसिएशन टिल डेट? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 है, वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। अगले साल वापस 10,000 आएगा, वापस आप 10 से माइनस करोगे, कितना हो गया? 70, बराबर। अब जब नेक्स्ट ईयर रहेगा तो आप बोलोगे आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया भाई? 30,000, और वैल्यू कितनी हो गया? 70। अब मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, क्या आप मुझे ये डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री दे सकते हो? आई नीड डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, बेसिक जर्नल एंट्री। आइडियली मन में यही आता है ना, डेप्रिसिएशन टू एसेट, बराबर ना? डेप्रिसिएशन टू एसेट। लेकिन आपको ये बात समझ में आता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलता है कि द एसेट शुड ऑलवेज बी एट कॉस्ट, मतलब एसेट को कम मत करो। इन शॉर्ट दिस डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बेसिकली कहने से एनी प्रोविजन एज अ क्रेडिट बैलेंस, राइट? तो वो क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करो आप, एसेट को नहीं। मेरा एसेट हमेशा जिंदगी भर 1 लाख पे दिखेगा और उसका डेप्रिसिएशन जमा करते जाओ, डेप्रिसिएशन जमा करते जाओ। दिस इज द प्रोविजन, राइट? दिस इज द कंसेप्ट। तो क्या प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस रहता है? यस। तो एसेट एक्वायर करने की एंट्री एसेट टू बैंक,
और एक प्रोविजन की एंट्री डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इज द पॉइंट क्लियर? अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बेसिक्स ये आइडियली आपके फाउंडेशन और इंटर में हो जाता है, राइट? ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है? चलो, कॉस्ट कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि इसको रिवैल्यू किया जाए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने 1/4/2018 में परचेस किया 1 लाख रुपीस में, ठीक है? लाइफ है वापस से 10 साल। प्लीज बताओ, एक साथ 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 30,000। एक साथ 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 30,000, राइट? 10,000 रुपये एक साल का, 10,000 दूसरे साल का, तीसरे साल का 10,000 टोटल। प्लीज बताओ 3 साल पूरे कब होंगे? पहला साल कम कब होगा? 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21। मैं बता रहा हूं 31 मार्च 21 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 है। बराबर है क्या? मतलब कहने से मैं खुद से अंदाजा लगा लिया, सर ये 3 साल हो गए। मैंने नहीं बताया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स है, लेकिन आपको समझ में तो आता है ना कि लाइफ 10 साल है, 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन बोल रहा है वो, राइट? तो प्लीज बताइए अब मेरी वैल्यू कितनी हो गई? अब मेरी वैल्यू कितनी हो गई? 70,000, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? नेट ब्लॉक। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस, इसको हम क्या बोलते हैं? नेट। कितना पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट, दैट इज WDV बेसिकली। ओके, मेरे आउटर कॉलम में ये रहेगा। इस दिन इसकी फेयर वैल्यू हो गई 90,000। कितना हो गया? 90,000। अब मेरी इच्छा है कि मैं इसको रिवैल्यू करूं, कर सकता हूं? यस। अब हम क्या कर रहे हैं? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अगले साल आपकी इच्छा है तो उसको ऐसे ही रहने दो जैसे चल रहा है, या फिर लोगों को बताओ कि नहीं बॉस, मेरी वैल्यू बढ़ चुकी है, मेरी वैल्यू कितनी हो गई है? 90,000। तो क्या इसको 90 पे लेके जाना अलाउड है? इंस्टीट्यूट बोलता है यस अलाउड है। तो क्या आप गेन बुक कर रहे हो? आप एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, आपके लिए फायदा है नुकसान? आप बोलोगे सर फायदा, दैट मींस यू आर बुकिंग अ गेन, राइट? तो गेन के लिए ये रियलाइज्ड है या अनरियलाइज्ड है? अनरियलाइज्ड गेन है, राइट? तो आप क्या करोगे? इसमें ऐड रिवैल्यूएशन गेन कर दोगे। क्या करोगे? रिवैल्यूएशन गेन। प्लीज बताइए कितना? तो आप बोलोगे सर 20,000। अब आपकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? अब आप बोलोगे सर 90,000 हो चुकी है। बराबर है क्या ये? राइट? अब मुझे बता दो जल्दी से 4th ईयर के डेप्रिसिएशन कितना होगा? पॉसिबल है क्या? रिवैल्यू किया यार अपन ने, ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे इसकी लाइफ रिमेनिंग कितनी है? 7 ईयर्स। तो कहने से 90,000 पे अब, तो यहाँ पे 4th ईयर का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 4th ईयर डेप्रिसिएशन, तो इट विल बी 90,000 डिवाइड बाय 7। कितना आ रहा है? 12,857। समझ में आया क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया क्या? राइट, ओके। और इसकी ज्वेलरी क्या रहेगी आइडियली? ये 20,000 की एंट्री। क्या आप एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो? तो आइडियली आप बोलोगे सर एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन। बराबर है क्या? और ये कहां जाएगा? क्या ये OCI में जाएगा? व्हाट इज OCI? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये याद रहनी चाहिए आपको। याद है कि मैं शेड्यूल 2 से, ये शेड्यूल 3 आपको डिवीजन 2 सिखा रहा था। वो क्यों सिखा रहा था? कि मैं आपको वहां कनेक्ट कर पाऊं। ये कहां जाएगा? ये वहां जाएगा। बराबर है क्या? अब इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये रिवैल्यूएशन गेन OCI में जाएगा। लॉजिक क्लियर है क्या सबको यहां तक? राइट। अब डायरेक्ट ये एंट्री करना अलाउड नहीं, डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे डेप्रिसिएशन है। यहां क्या है? डेप्रिसिएशन, राइट? अब मैंने खुद से एग्जांपल लिया तो आंसर पॉइंट में आएगा यहाँ पे, तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाया। सो बेसिकली ये डेप्रिसिएशन का क्या करना है रिवैल्यूएशन के केस में, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। क्या इंस्टीट्यूट दोनों मेथड पूछता है? द आंसर इज यस। हम कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट पूछता है आपसे गिव आंसर बाय बोथ द मेथड्स, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। वो दोनों मेथड से आंसर वही है। बेसिकली आपको क्या करना है? 190 पे लेके आना ना, राइट? तो मैंने क्या किया ना, इसके लिए ना एक एग्जाम्पल सेट किया आपके लिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन के लिए तो ये इतना बड़ा चार्ट दिख रहा है क्या आपको? अगर ऐसे देखेंगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चार्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग। अब बोलोगे सर इतना सब कुछ है, तो इस पर हम बात करेंगे, इस पर बात करते हैं। मैं पहले आपको एक एक करके पॉइंट लेके आता हूं, और ये जो अभी एग्जांपल दिया ना, वो एग्जांपल पे भी वापस लेके आता हूं, ठीक है? ओके। तो रिवैल्यूएशन में आपको क्या क्या पढ़ना है? रिवैल्यूएशन में पहला फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? अपन ने रिवैल्यू कब करना चाहिए? तो वो एसेट को पूछना कि मतलब एसेट को देखना इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है या कुछ सालों में ऐसे फ्लक्चुएट होती है, राइट? तो यहां पे दिया है इफ सिग्निफिकेंट एंड वोलेटाइल चेंज, तो हर साल उसको चेक करना एनुअली, हर साल, हर 31 मार्च को आप चेक करेंगे। लेकिन अगर इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा प्लस माइनस नहीं होता है,
5 6 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार ऊपर नीचे हो रहा है, राइट, या फिर वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एज ए मेरा 15-20 करोड़ का और वैल्यू फ्लैक्चुएट हो रही है 1 लाख 2 लाख रुपए, तो इट इज इनसिग्निफिकेंट, राइट। तो आप क्या करोगे, 3 से 5 साल में एक बार चेक करोगे। समझ में आ रहा है? अब इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो हर साल चेक करो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है तो उसको 3 से 5 साल में एक बार चेक करोगे तो भी चलेगा। ये खुद इंडियस ने बोल दिया। ओके, एंड दिस इज द स्टारमक पॉइंट जो मैं आपको बात कर रहा था, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं अभी पहले, ठीक है। इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल के साथ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल पे बात करते हैं, विच इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मैं वो वाला एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आंसर्स पॉइंट में आएंगे, पहला क्वेश्चन में पॉइंट में नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मैंने एक एग्जांपल सेट किया आपके लिए। कॉस्ट कितना दिख रहा है यहाँ पे आपको, 10,000। लाइफ कितनी है, 10 साल। डेप्रिसिएशन 4,000 हो चुका है, मतलब बता सकते हो कितने साल डेप्रिसिएट हो चुका है, 4 साल। तो अब ये क्लियर बोलोगे, 10,000 पे अगर लाइफ 10 साल है तो 1 साल का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आता है, 1000, राइट। और 4,000 हो चुका है, मतलब कहना है सिर्फ आप 4 साल डेप्रिसिएट कर चुके हो, तो आपकी डब्ल्यूडीवी कितने आ गई, 6,000। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये होता है ग्रॉस ब्लॉक और ये होता है नेट ब्लॉक, बराबर। इतना क्वेश्चन में दिया था। इस बार उन्होंने फेयर वैल्यू दे दिया आपको, फेयर वैल्यू कितना दे दिया, 7,500। अब मुझे बताइए आपकी कितनी इच्छा है बढ़ाने की, 1500। सबसे पहले मुझे बताइए कि जरूरी था क्या बढ़ाना, द आंसर इज नो। कैन आई मेक द कॉस्ट मॉडल, यस, मैं उसको कॉस्ट पे लिख सकता हूँ। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसको हमेशा 7.5 पे लेके जाओ, लेकिन मेरी इच्छा थी 1500 बढ़ाएंगे, वैल्यू बढ़ रही है ना, राइट। तो मेरे शेयर होल्डर्स को मिलना, समझ में आना चाहिए कि मेरे पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू 6,000 नहीं, जिसकी वैल्यू 7,500 है, राइट। लेकिन ये 1,500 रुपए अनरियलाइज गेन है, क्या ये अनरियलाइज गेन है, बराबर। तो ये 1500 का क्या करना है, ये 1500 का तो रिवैल्यूएशन गेन तो आ गया 1500। अब हम बात किस पे कर रहे हैं, हम बात किस पे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, अगर आपने 1500 रुपए ऐड किया है तो आपके बुक्स में अभी आफ्टर रिवैल्यूएशन आपका पीपीई दिखना कितना चाहिए, प्लीज बताइए। तो आप बोलोगे सर 7,500 भी दिखना चाहिए, बराबर है क्या, कहने से ये मेरा एम है, मेरा एम है आफ्टर रिवैल्यूएशन। जो आप चीज बोल रहे हो सर 1500 बढ़ाना है, तो मेरा एसेट मतलब 7,500 का, 7,500 का मेरा एम यही है, टू शो 7,500। तो अब इंडियस ने क्या बोल दिया इसमें, ये वाला पॉइंट डिफरेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ये वाला पॉइंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं था, तो प्लीज ध्यान देना। वो बोलता है ये 4,000 को जीरो कर दो, वो बोलता है ये 4,000 को जीरो कर दो। अब प्लीज बताओ जीरो कैसे करो, प्लीज बताइए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हैज विच बैलेंस, अब बोलोगे सर क्रेडिट, अपनी बात हुई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नथिंग बट अ प्रोविजन, एनी प्रोविजन हैज विच बैलेंस, क्रेडिट। क्लोज करो इसको, मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा दो, जीरो कर दो, इसको निकाल दो यहां से। तो क्या करेंगे, कहने से डेबिट करेंगे, कहने से डेबिट करेंगे, राइट। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, राइट। और साथ ही साथ आप ये एसेट को भी कम कर दो। एसेट को कम करने के लिए क्या करें, एंट्री आएगी, तो कहने से एसेट को क्रेडिट करेंगे, कितना, 4,000 4,000। प्लीज बताइए अब आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बचा, तो आप बोलोगे सर जीरो हो गया। और आपका एसेट कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 6,000 हो गया, बराबर ही कहिए। कहने से आज की तारीख में मेरे बुक्स में 6,000 दिख रहा है। चलो अब वो रिवैल्यूएशन गेन बुक कर दो 1,500 का। अब आपको एसेट के लिए बढ़ानी है या कम करनी है, तो आप बोलोगे सर बढ़ाना है। एसेट को बढ़ाने के लिए, एसेट एज डेबिट बैलेंस बढ़ाने के लिए और डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, कितना, 1,500। समझ में आया क्या, प्लीज बताओ। अब मेरे बुक्स में पीपीई कितना हो गया, 7,500, सिंपल। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया, तो आप बोलोगे जीरो। यही पॉइंट क्लियर है सब, पक्का। ओके, एक लास्ट सवाल, 5th ईयर का डेप्रिसिएशन बता दो। 5th ईयर का डेप्रिसिएशन, तो कहने से आप बोलोगे सर 7,500 उसकी वैल्यू है आज की, और लाइफ रिमेनिंग कितना है, 6 ईयर्स, तो कितना रहेगा, यही पॉइंट क्लियर है, पक्का। तो मैंने क्या किया बेसिकली, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कहने से एलिमिनेट कंप्लीटली। कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे, विद एसेट, राइट। प्लीज बताइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विच बैलेंस, क्रेडिट, क्लोज करने के लिए डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, दैट इज एसेट अकाउंट। समझ में आया, कहने से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो हो गया और मेरे एसेट की वैल्यू कितनी होगी, 6,000। अब वो रिवैल्यूएशन गेन बुक करो, एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, एसेट इज विच बैलेंस डेबिट, और बढ़ाने के लिए और डेबिट करो। क्या ये फायदा हो रहा है, यस। इसके फायदे को हम क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन गेन। इज द पॉइंट क्लियर है, क्या ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड एडजस्टमेंट है, नहीं नहीं सर वो बेचारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बिगाड़ा, रिवैल्यू तुम करते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकाल देते हो, ये क्या बात हुई,
ये गलत है, तो हम क्या करेंगे, सबको रहने देंगे, किसको भी बाहर मत निकालो। वो बोलते हैं सर बढ़ रहा है ना, तो पहले बताओ क्या बढ़ रहा है, तो अपन ने एक वैल्यू निकाली, वैल्यू क्या निकाली, तो अच्छे से ध्यान देना। क्या आपका पहले ग्रॉस वैल्यू 10,000 था? क्या पहले ग्रॉस वैल्यू 10,000 था? हाँ सर 10,000 था। इसमें से क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 4,000 था? तो आप बोलोगे यस सर 4,000 ही था, बराबर। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 6,000। क्या इसको हम नेट ब्लॉक बोलते हैं? यस। क्या आप इसको रिवैल्यू करना चाहते हो 7,500 पे? वो बोलेगा हाँ। इसका मतलब आप कितना बढ़ाना चाहते हो? सर 1,500 बढ़ाना चाहते हैं, बराबर ना। तो मैं आपको बोल रहा हूं 1,500 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस? तो आप बोलोगे सर 1,500 डिवाइड बाय 6,000 इंटू 100 विच इज 25%, बराबर है क्या? तो बोलता है सर आपको ये 25% बनाना ना, एक काम करो आप प्रोपोर्शनेटली 25-25% दोनों बढ़ा दो, बात ही खत्म। दोनों को 25-25% बढ़ा के खत्म कर दो। अब अगर मैथ समझ में आता है, ऊपर के दोनों फिगर 25 से बढ़ेंगे तो नीचे का फिगर भी तो 25 से बढ़ेगा, चेक कर लो एक बार बढ़ा के दो। तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू 12,500 हो जाएगी, बराबर, ये वैल्यू 5,000 हो जाएगी। तो 12,500 में से अगर आप 5,000 माइनस करोगे, क्या बराबर 7,500 पे आओगे? यस। अब बताओ आपने क्या किया बेसिकली, तो क्या आपने एसेट की वैल्यू 2,500 से बढ़ा दी? यस। क्या आपने डेप्रिसिएशन 1,000 से बढ़ा दिया? यस। तो आपका नेट 1,500 से बढ़ गया। अब बताओ एंट्री क्या हुई? बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने बोला एक काम करो यार, तुमको वापस डिलीट नहीं करना है किसको भी, क्यों किसको बाहर निकाल रहे हो बेचारे को बैलेंस शीट से, उसको भी रहने दो। क्या बढ़ाना है तुमको? नेट बनाना है ना, एक काम करो दोनों की वैल्यू बढ़ा दो। कितना? जितना परसेंटेज तुमको बढ़ाना है उतना। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, सबसे पहले मैंने निकाला परसेंटेज। परसेंटेज समझ में आया कैसे निकाला? पहले जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था मैंने लिख दिया 1,000, 10,000, 4,000, 6,000। ये 6,000 को मुझे 7,500 पे लेके जाना है। दिस 6,000 शुड बी टेकन एट 7,500। कितना बढ़ा? 1,500। 1,500 इज व्हाट परसेंटेज? 25%। तो मैं बोल रहा हूं दोनों को 25% बढ़ा दो, बात खत्म, राइट। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लीज बताइए। तो आप बोलोगे सर एसेट को बढ़ाना है, एसेट इज विच बैलेंस, डेबिट, और बढ़ाने के लिए और डेबिट करेंगे, एंट्री क्या बनेगी? पीपीई कितना? 2,500। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस, क्रेडिट, और बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करेंगे 2। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 1,000। डिफरेंस क्या आ रहा है? 1,500 ही आ रहा है ना। क्या इसी को गेन बोलते हैं बेटा? 2 रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट। यही पॉइंट समझ में आया? सबको समझ में आया कि दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जल्दी बताओ कितने कितने ट्रीटमेंट है? 2। क्या हम कुछ भी फॉलो कर सकते हैं? यस, 2 मेथड्स हैं, आपको जो फॉलो करना है फॉलो करो। मतलब जब भी रिवैल्यूएशन समझ में आएगा, जब भी रिवैल्यूएशन सामने आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे 2 कंसेप्ट है। मैं बोल रहा हूं जब भी रिवैल्यूएशन आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2 चीजें हमारे पास। पहली चीज क्या है? एलिमिनेट, बाहर, राइट। और दूसरा है ऐड प्रोपोर्शनेटली, दोनों को परसेंटेज में ऐड करो। जल्दी बताओ अगर डिलीट करना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस, क्रेडिट, क्लोज करने के लिए डेबिट, एंट्री क्या बनेगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपी, टू एसेट। समझ में आ रहा है? 0 हो गया। अब रिवैल्यू कर दो उसको, एसेट की वैल्यू बढ़ा दो। एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए एंट्री क्या रहेगी? एसेट दैट इज पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन। जल्दी बताओ रिवैल्यूएशन गेन कहां पे जाएगा? ओसीआई। ओसीआई का बैलेंस अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जाएगा इन द नेम ऑफ। 2 दिन होते नहीं कि सब गायब कर देते हैं। अरे क्या आपको क्या लगता है, ये मैंने शेड्यूल 3 क्यों सिखाया आपको, डिवीजन 2 क्यों सिखाया? अच्छे समझ लो। अभी क्या मेरा पीएनएल 2 फॉर्मेट बनेगा? समझ लो अच्छे से, वापस एक बार समझ लो, अब बार बार इस पर डिस्कशन नहीं होगा। मैं पहले क्यों सिखाया, वो चैप्टर में नहीं था, वो सीक्वेंस में नहीं था, फिर भी सिखाया। क्यों सिखाया? कि मैं लिंक कर पाऊं आपको। तो प्लीज ध्यान दो, अगर ये मेरा पीएनएल है, अगर ये मेरा पीएनएल है तो पीएनएल में टोटल 2 पार्ट्स आते हैं। एक रहता है पीएनएल और दूसरा क्या रहता है? ओसीआई। व्हाट इज ओसीआई? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और दिस इज नथिंग बट अनरियलाइज्ड इनकम। समझ में आ रहा है कि अनरियलाइज्ड गेन? तो अनरियलाइज्ड गेन अल्टीमेटली ये जो अमाउंट आता है बेटा, जिसको हम पैट बोलते हैं, अब मैं इतना पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूं पीएनएल का, ये बैलेंस शीट में कहां जाता है? बैलेंस शीट में एक अपन ने अलग से हेड बनाया था जिसको हम बोलते हैं अदर इक्विटी। क्या बोलते हैं? अदर इक्विटी। याद आ रहा है कि अदर इक्विटी बनाया था अपन ने? हाँ, अदर इक्विटी रिजर्व सरप्लस का बड़ा भाई है, रिजर्व सरप्लस छोटा ही है, उसका एक पार्ट है, अदर इक्विटी बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो पीएनएल है ये कहां जाता है? आरई। व्हाट इज आरई? रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये जो ओसीआई वाला बैलेंस है ये जाता है रिवैल्यूएशन सरप्लस में। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट। अच्छा, बैलेंस शीट फॉर द ईयर रहता है या एज ऑन रहता है? एज ऑन रहता है। एज ऑन मतलब आज का बैलेंस बताओ, आज का। समझ में आ रहा है क्या? ओके, चलो ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? हाँ, जब मैं बोलता हूँ ना ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये यहाँ से कहाँ जाएगा, तो ये चीजें कनेक्ट कर पाओ।
माइंड में ना बैलेंस शीट आ जाने चाहिए, हाँ ये बराबर वहां जा रहा है, अदर इक्विटी में जा रहा है, राइट। ये चीजों को कनेक्ट करोगे तो लास्ट तक आपको समझ में आएगा। जब हम लास्ट में वापस से अदर इक्विटी बात करेंगे, आपको याद है कि अदर इक्विटी मैंने पेंडिंग रखा था, मैंने से बोला था अदर इक्विटी नाम से स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अगर मैं वो स्टेटमेंट अभी सामने रख दूं तो आप बोलोगे नहीं सर बहुत टफ है, नहीं पढ़ना है हमको, पढ़ना ही नहीं है ये चीज, राइट। तो ये चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे और बाद में जब एक्यूमुलेट करेंगे तो यूल फील हाँ सर ये बराबर है, हमने वहां पढ़ा था, ये यहाँ पढ़ा था, राइट। ओके, तो ये चीजें आपको रिकॉल करनी चाहिए। चलो वापस आता है। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो प्लीज बताइए, अगर रिवैल्यूएशन होता है तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का क्या होता है? दो स्टेप से, पहला स्टेप क्या है? पहला मेथड एलिमिनेट, एलिमिनेट डेप्रिसिएशन, राइट। एलिमिनेट कैसे करेंगे? accumulated depreciation to PPE and after that रिवैल्यू करो। रिवैल्यू करने की एंट्री PPE टू रिवैल्यूएशन गेन, और रिवैल्यूएशन गेन OCI में जाएगा। OCI से बैलेंस कहां जाएगा? अदर इक्विटी में। प्रॉपर हेड क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? ये रियलाइज्ड गेन है या अनरियलाइज्ड गेन है? तो आप बोलोगे सर अनरियलाइज्ड गेन है। लॉजिक क्लियर है? पक्का? ओके। दूसरा मेथड क्या बताया मैंने? दूसरा मेथड बताया कि सर आप एलिमिनेट मत करो, इंक्रीज द एसेट एंड द डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली, राइट। तो ये दोनों मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करके दिए हैं। समझ में आ रहा है क्या? राइट। पहले देखो मैंने क्या किया कि पहले एलिमिनेट किया और फिर रिवैल्यू कर दिया, राइट। रिवैल्यूएशन करने के बाद बैलेंस शीट में क्वेश्चन क्या बताई? बैलेंस शीट की पोजीशन, तो आप बोलोगे सर पीपी जीबी इज ग्रॉस ब्लॉक। अब मेरा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डिलीट हो गया, 6000 बचा और मैंने उसको 1500 रिवैल्यूएशन गेन करके 7500 बता दिया, राइट। दूसरा, डू नॉट एलिमिनेट, इंक्रीज एवरीथिंग बाय सेम परसेंट, सबको सेम परसेंट बढ़ा दो। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज निकालता हूँ, राइट। ये 6000 से मैं 7500 रुपए गया, मतलब इंक्रीज कितना हुआ? 25%। इनको भी 25% बढ़ा दो, राइट। एसेट को बढ़ाने के लिए एसेट को डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन बढ़ाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को, और जो डिफरेंस आएगा वही आपका रिवैल्यूएशन गेन माना जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस। तो मैंने बैलेंस शीट प्रेजेंट देख रहा है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। लास्ट में एक नोट जरूर लिखा है मैंने, now depreciation will be charged on the revalued figure that is 7500, 7500 रुपए for the remaining life of the asset। अब 10 साल पे नहीं आएगा, अब 6 साल पे आएगा, and which comes to 1250। क्या पॉइंट क्लियर है सबको? पक्का, राइट। एक क्वेश्चन तो कर पाओगे क्या? लिखो। पीपी ग्रॉस लाइफ एटीएस 8 लाख रुपए लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए, वैल्यू कितनी हो गई इसकी? पीपी नेट 5 लाख, ठीक है। इसकी फेयर वैल्यू दे दी है मैंने आपको 6 लाख रुपए। पहला मेथड और दूसरा मेथड, बस इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नीचे उन्होंने ऐसे दिया होगा कि शो द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, शो द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एंट्री चाहिए मुझे, जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछते हैं, 6 6 7 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
दोनों मेथड। यस, सबसे पहले तो मुझे बताओ आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन यहाँ से होना कितना चाहिए था? तो बोलोगे 8 लाख माइनस स्क्रैप 0 डिवाइड बाय 8 ईयर्स, तो कहने से 1 लाख रुपीज़ पर एनम आपका डेप्रिसिएशन होना चाहिए था। तो ये 3 लाख कैसे हुआ? मतलब 3 साल आपने डेप्रिसिएट किया, मतलब लाइफ रिमेनिंग कितना हो गया? 5 साल। ये कैलकुलेशन मेरे माइंड में हो गई क्योंकि कभी कभार वो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, तो आपको समझ में आना चाहिए 5 साल बाकी लाइफ। ओके, वापस आता है। ये 5 लाख को आप रिवैल्यू कितना करना चाहते हो? 1 लाख, 6 लाख, मतलब 1 लाख आपको रिवैल्यू करना है, राइट? अगर आपको रिवैल्यू करना है तो ये एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? कहना से डिलीट करना पड़ेगा। तो पहला मेथड है, मेथड 1, डिलीट, एलिमिनेट। एलिमिनेट कैसे करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपी, जिसको हम ग्रॉस बोलते हैं, कितना? 3 लाख, बराबर है क्या? ये जैसे माइनस हुआ उसको रिवैल्यू कर दो। रिवैल्यू करने की एंट्री पीपी टू रिवैल्यूएशन गेन, बराबर है क्या? कितना? 1। सिंपल। प्लीज बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन? ये पूछा नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। तो कहने से आप बोलोगे सर 6 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ, विच इज 1.2 लाख, बराबर है क्या? ओके, ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या बोलता है? दूसरा मेथड बोलता है कि सर सबको बढ़ा दो, नेट फिगर नहीं बढ़ाना, ग्रॉस को ही बढ़ाना है, डेप्रिसिएशन को बढ़ाना है। कितना? प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन, राइट? तो यहां पे ग्रॉस लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपॉन ये क्या हो गया? नेट। कितना कितना था? 8 लाख, 3 लाख, वैल्यू कितनी आ गई? 5 लाख। और ये 5 लाख को आपको कितने में रिवैल्यू करना है? 6 लाख पे, मतलब कितना बढ़ाना है? कहने से 1 लाख, तो 1 लाख इज व्हाट परसेंटेज? कहने से 20%। तो इनको भी 20% बढ़ाओ, इनको भी 20% बढ़ाओ, सिंपल। 20% बनाने के लिए इसका 20% कितना होता है? 1,60,000, और इसका 20% कितना होता है? 60,000, राइट? ऐसे की वैल्यू बढ़ाओ, तो पीपी ग्रॉस ब्लॉक कितने से बढ़ाना है? 1,60,000 से। डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ाना है? 60,000। समझ में आ रहा है क्या? अल्टीमेटली जो बैलेंस बचेगा उतना ही गेन मिलेगा आपको, विच इज 1 लाख। सो बेसिक ये जो रहता है बेसिकली मैथ्स है। अगर नीचे का फिगर 20 से बढ़ाना है तो ऊपर के दोनों फिगर 20 से बढ़ाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। समझ में आया क्या पॉइंट? टू रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट, लॉजिक क्लियर है? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्या करना है, समझ में आ गया क्या? राइट, ओके, वापस आते हैं। तो अगर आप देखोगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बताया मैंने? पहले एलिमिनेट कर दो। मेथड 1 क्या है? एलिमिनेट कर दो। मेथड 2 क्या है? नॉट एलिमिनेटेड। तो नॉट एलिमिनेटेड में मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख के दिए हैं। स्टेप्स क्या है? बेसिकली आपने कैसे निकाला, राइट? तो कहने से पहले आपने परसेंटेज निकाला। वो परसेंटेज कैसे निकाला मैंने आपको वो सिस्टम से बताया कैसे निकाला। बेसिकली अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ, ऑल्दो आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हाउ डिड यू कैलकुलेट दिस 20%? मुझे एक बार आंसर दोगे क्या? 20% कैसे है बताओ ना। तो बोले सर ये 1 लाख, ये 1 लाख क्या है? कहने से दिस इज द रिवैल्यूएशन गेन। एंड व्हाट इज दिस 5 लाख? कहने से दिस इज CA। व्हाट इज CA? कैरिंग अमाउंट या फिर WDV या फिर बुक वैल्यू। ऐसे निकाला ना आपने। बेसिकली अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ, मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, पहले मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया क्या है, समझ में आ गया। अब समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। व्हाट इज द फॉर्मूला? रिवैल्यूएशन गेन डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट, राइट? बट मैं कभी नहीं चाहूंगा फॉर्मूला देखो। ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? यू डोंट नीड टू राइट द फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला हमने दिया है कि परसेंटेज कैसे निकालना है, राइट? लेकिन अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूला हम खुद बना सकते हैं। लॉजिक क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे ना आपको फॉर्मूला लिख के दिया। वैसे आइडियली मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा ये फॉर्मूला लर्न करो, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास, राइट? और एक सब्जेक्ट नहीं है FR खुद में इतना बड़ा इतना डिटेल सब्जेक्ट है, और सिर्फ FR नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या क्या लर्न करेंगे, राइट? तो कंसेप्ट समझ जाते हैं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं रहती है। उसके बाद जैसे ही परसेंटेज आ गया, इंक्रीज द ग्रॉस ब्लॉक एंड एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन बाय सेम परसेंटेज। अपने बढ़ाया कि दोनों को 20-20% से, और बाद में जनरेटिंग कर दिया अपन ने, इजी एकदम। समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन का क्या करना है समझ में आया, रिवैल्यूएशन करने के बाद डेप्रिसिएशन क्या करना है समझ में आ गया। ओके, तीसरा क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट है, अच्छे से पढ़ ले, लेकिन इस पे भी पॉइंट आता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। रिवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड टू द एंटायर क्लास ऑफ एसेट। मतलब अगर मैं चाहूं तो एक एसेट जैसे पीपी जिसमें मशीनरी है, मैं उसको कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहता हूं, कर सकता हूं क्या? हाँ। और मेरा एक ऑफिस बिल्डिंग है, उसको मैं रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना चाहता हूं। दो मॉडल है ना मेरे पास, एक कॉस्ट मॉडल, एक रिवैल्यूएशन मॉडल। तो क्या ऐसा अलाउड है? द आंसर इज यस, अलाउड है, क्योंकि इनका नेचर अलग अलग है, मशीनरी अलग है, बिल्डिंग अलग है, राइट? तो क्या इनको अलाउड है? द आंसर इज यस। लेकिन आप बोलोगे सर एक मशीनरी को कॉस्ट लगाऊं, दूसरी मशीनरी को रिवैल्यूएशन लगाऊं, चलेगा क्या? द आंसर इज नो।
पूरे क्लास को आपको सेम मॉडल फॉलो करना पड़ेगा. इफ यू आर फॉलोइंग कॉस्ट, यू हैव टू फॉलो कॉस्ट ओनली. इफ यू आर फॉलोइंग रिवैल्यूएशन, यू हैव टू वैल्यू रिवैल्यूएशन ओनली. मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते सर मेरी एक मशीनरी की रिवैल्यूएशन गेन कर रहा हूं और दूसरी में रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है तो मैं उसको कॉस्ट पे रखना चाहता हूं, ऐसा नहीं चलेगा. समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड टू द एंटायर क्लास ऑफ एसेट दैट इज द सेम नेचर एंड द सेम कैरेक्टरिस्टिक. जैसे इफ एन आइटम ऑफ पीपी इज रिवैल्यूड, द एंटायर क्लास टू विच दैट एसेट बिलोंग्स शुड बी रिवैल्यूड. पूरे एसेट को रिवैल्यू करना चाहिए. A class of PP is grouping of similar nature and use in entities operation. तीसरा, examples of separate class. Separate class किसको इसको बोलेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वाले सब एक साथ ले लो. प्लांट एंड मशीनरी एक अलग एसेट हो गया. फर्नीचर एक अलग एसेट हो गया. व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, ऑफिस इक्विपमेंट, बेरर, प्लांट एंड एक्सेट्रा, ये सब आपके लिए अलग एसेट है. मतलब अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल लगाना चाहो, इसको रिवैल्यूएशन अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेपरेट क्लास है. हाँ, लेकिन अगर आप प्लांट एंड मशीनरी में वापस बोलोगे एक को कॉस्ट एक को रिवैल्यूएशन नहीं चलेगा. और ये क्लैरिफिकेशन दिया है, इसके ऊपर भी एक केस स्टडी है और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग दो अलग अलग कैटेगरी है, ये सेपरेट क्लास माना जाएगा क्योंकि उनका नेचर अलग है, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस अलग अलग है. राइट, ऑफिस में सिर्फ एडमिन वर्क होता है, फैक्ट्री में फैक्ट्री में वर्किंग होती है, प्रोडक्शन होता है. राइट, तो दोनों का क्लासेस अलग है, दोनों का नेचर अलग है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग है एंड देयरफॉर इन दोनों को अलग अलग मॉडल फॉलो किया जा सकता है. क्लियर? तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सच एज फैक्ट्रीज एंड ऑफिस बिल्डिंग कैन बी क्लासिफाइड एज डिफरेंट क्लास ऑफ पीपी सिंस दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. इज द पॉइंट क्लियर? राइट, तो सेम क्लास सेम मेथड लगेगा, सेम मॉडल लगेगा. ओके, एंड ये अगर आप लर्न करने गए तो इंडिया 16 छोड़ दोगे शायद, लेकिन इससे समझने गए तो ये चीज बहुत सिंपल है. नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन? राइट, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन. तो ये वापस थोड़ा सा एएस कंसेप्ट है, वापस बाद में थोड़ा इंडियस कंसेप्ट है, अपन अच्छे समझने की कोशिश करेंगे. रिवैल्यूएशन का क्या करना है? तो रिवैल्यूएशन से पूछना भाई ये पहली बार है या दूसरी बार है? रिवैल्यूएशन इस साल में जिंदगी में एक बार होगा क्या? नहीं, रिवैल्यूएशन तो हर साल होगा ना, रिवैल्यूएशन हर साल होगा. राइट, तो अपन क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम करेंगे, पहले फर्स्ट टाइम अच्छे समझ लेते हैं. राइट, सबका ध्यान आ रहेगा. फर्स्ट टाइम तो हो सकता है गेन हो और हो सकता है लॉस हो, दोनों चीज हो सकती है. रिवैल्यूएशन गेन भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है. प्लीज बताइए गेन कहां पे ट्रांसफर करेंगे? तो आप बोलोगे सर गेन हो जाएगा ओसीआई में, बराबर है क्या? और लॉस कहां जाएगा? लॉस के लिए कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस बीच में आएगा. एक्सपेक्ट द लॉसेस बट इग्नोर द गेन्स. लॉस है सीधा पीएल में डाल दो, बराबर ना? प्रोविजन बनना अलाउड था. राइट, तो लॉस हुआ तो सीधा पीएल में चला जाना, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो वो बोलता है नहीं प्रॉफिट अपन अनरियलाइज मानेंगे, ओसीआई में जाएगा. समझ में आया क्या? ओके, ये तो हो गया फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम तो बहुत ईजी था. क्या वापस से रिवैल्यूएशन हो सकता है? सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर. राइट, सब्सिक्वेंट में भी दो चीजें वापस हो सकती है. वापस गेन हो सकता है, वापस लॉस हो सकता है. तो आप बोलोगे सर गेन को ओसीआई में डालो, लॉस को पीएल में डालो. ऐसा नहीं चलता. सब्सिक्वेंट में ना पहले ना सवाल करना पड़ता है, पहले सवाल करना पड़ेगा. प्रीवियस ईयर क्या था पहले वो बताओ. was there previous year gain or was there previous year loss? समझ में आ रहा है? तो मैंने बोल दिया नहीं सर प्रीवियस ईयर गेन था, मतलब पिछले साल गेन था, क्या इस साल भी गेन है? यस, तो डाल दो ना ओसीआई में, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे आता है, अभी पिछले साल क्या था? लॉस, और अभी क्या आ रहा है? गेन. तो आप बोलोगे सर लॉस पीएल में जाना चाहिए. राइट, और इस साल का गेन कहां जाना चाहिए था? आप बोलोगे ओसीआई. तो ऐसा नहीं चलेगा. रूल समझो अच्छे से. वो क्या बोल रहे हैं आपको? ये बैलेंस शीट था, ये बैलेंस शीट में मशीनरी था आपका 10,000. ठीक है, 10,000. पहले साल हो गया लॉस. पहले साल क्या हो गया? लॉस. तो आपने क्या किया? सीधा सीधा पीएल को बुक कर दिया. आपने पहले साल पीएल को बुक कर दिया. लेट्स से इसको वैल्यू किया आपने 9,000 रुपये. कितने वैल्यू किया? 9,000 पे, क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू कम हो गई थी. तो क्या आपने रिवैल्यूएशन लॉस बुक किया? राइट, तो क्या आपने उसको पीएल में लिख दिया 1,000 रुपये? यस. अब आपकी वैल्यू कितनी दिख रही है? 9,000. अगले साल क्या हुआ ना, इसकी वैल्यू 9,800 हो गई. तो गेन कितना हुआ? 800. तो आप ये नहीं बोलोगे सर ओसीआई में डाल दो. नहीं, पहले पीएल में लॉस बुक किया ना, तो लॉस प्रॉफिट भी पीएल में जाना चाहिए पहले. समझ में आ रहा है? प्रॉफिट भी पीएल में जाना चाहिए. तो अब आप ये गेन को ये नहीं बोलोगे सर नेक्स्ट ईयर ये ओसीआई में जाएगा, क्योंकि बेचारा पीएनएल इसका लॉस बेयर करके बैठा है 1,000 रुपए. समझ में आ रहा है क्या? अगर पीएनएल लॉस बेयर करके बैठा तो इसका गेन भी पीएनएल को ही मिलना चाहिए. समझ में आ रहा है? मतलब अगर प्रीवियस ईयर लॉस था और अभी गेन आ रहा है तो मैं गेन को सीधा ओसीआई में डाल दूंगा. उसको पहले पूछूंगा पहले क्या था वो बता. पहले प्रॉफिट था क्या? प्रॉफिट था तो ओसीआई में गया था, अभी भी डाल दो ओसीआई में. लेकिन पहले अगर लॉस था तो लॉस किसने बेयर किया था? पीएनएल ने.
पीएनएल ने बेयर किया था, तो हम ये गेन को ओसीआई में नहीं जाने देंगे, ओसीआई को बोलेंगे जा तू पीएनएल में जा। समझ में आ रहा है क्या? ये वाले 800 गेन को क्या बोलेंगे, तू पीएनएल में ही जा। अच्छा, कब तक बोलेंगे पीएनएल में जाने के लिए? जब तक 1000 रहेगा तब तक। अगर गेन, अगर ये 10,200 हो गया तो गेन कितना हो गया? 1200, राइट? तो आप बोलोगे ओसीआई में, नहीं नहीं ऐसा नहीं। पहले क्या करेंगे? पहले 1000 पीएनएल को बेयर करना, क्योंकि वो बेचारा 1000 बेयर करके बैठा है, राइट? इसमें से 1000 ट्रांसफर करो कहां पे? पीएनएल में, और बाकी के 200 ट्रांसफर कहां करो? कहां पे? ओसीआई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एकदम इजी, राइट? मतलब अगर पहली बार गेन होता है तो ओसीआई, पहली बार लॉस हुआ तो पीएनएल, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन सब्सिक्वेंट जब होता है ना, सब्सिक्वेंट, वहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है। समझ में आया क्या? देखो अब मैं ना ये बिना पढ़े सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा ना, एग्जाम्पल भी चीजें समझ में आ जाएगी, राइट? उसके बाद ये सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस बाद में अच्छे समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल भी ध्यान दो। ओके, जल्दी बताओ, यहां पे ध्यान देखिए। प्रीवियस गेन कितना था? 70, मतलब पिछले साल 70 था। प्लीज बताइए ये 70 को आपने कहा क्या ट्रीट किया होगा? तो आपने बोला होगा सर ओसीआई, बराबर है, राइट? अगले साल वापस गेन हुआ तो आपने डायरेक्ट ओसीआई नहीं बोला, पहले पूछना पहले क्या था? गेन था, ओसीआई, अभी भी गेन है, डाल दो ओसीआई, बराबर, सिंपल, ओके, वेरी गुड। दूसरा प्लीज ध्यान देना, प्रीवियस ईयर क्या था? लॉस। प्लीज बताइए पिछले साल आपने कहा क्या होगा? पीएनएल, राइट? इस साल क्या आया? इस साल क्या आया? गेन। तो डायरेक्ट ओसीआई में जाएगा क्या? नहीं, पहले पूछना पहले क्या था? पहले क्या था? लॉस। तो लॉस कितना था? 80। जब तक ये 80 की भरपाई नहीं करूंगा तब तक मैं ओसीआई में नहीं जाऊंगा। तो ये 60 कहां जाएगा? पीएनएल। समझ में आया? नेक्स्ट को ध्यान दो, लॉस कितना था? लॉस कितना था? 90 पिछले साल। तो आपने कहां ट्रांसफर किया होगा इसको? पीएनएल। अगले साल क्या हुआ? गेन। कितना गेन हुआ? 110। तो सीधा ओसीआई में नहीं जाएगा। पहले क्या था? लॉस, तो उसको पीएल में ट्रांसफर होगा। कितना? 90 था। क्या उसके ऊपर का गेन मानना अलाउड है? यस। कहां ट्रांसफर होगा? ओसीआई। क्या ये लॉजिक क्लियर है? पक्का? ओके। अब सेकेंड वाला भी देख लो, बिना रीड किए अपन डायरेक्ट आ जाएगा। पहले लॉस था, प्लीज बताइए पहले लॉस कहां बुक किया आपने? तो बोलेगा सर पीएनएल में, बिल्कुल सही है। अगला भी लॉस ही हुआ, अगले साल भी लॉस ही हुआ, तो क्या इसको पीएनएल में जाना चाहिए? यस, पीएनएल में जाना चाहिए। ओके, पहले ना गेन था, पहले क्या था? गेन था। गेन कितना हुआ? 90। कितना कहां गिरेगा? पहले साल तो ओसीआई में चला गया। अगले साल लॉस हुआ तो लॉस पीएनएल में जाएगा क्या? लॉस अब पीएनएल में जाएगा क्या? नहीं। पहले क्या था? ओसीआई था ना, पहले प्रॉफिट बुक किया, अभी लॉस बुक कर रहे हो, तो ये लॉस ओसीआई को बेयर करना था। जैसे प्रॉफिट पीएनएल बुक कर रहा था, ठीक उसी तरह ओसीआई में पहले प्रॉफिट कितना बुक किया आपने? 90, राइट? अगले साल अगर लॉस हुआ तो लॉस डायरेक्ट पीएनएल में नहीं जाएगा, प्रॉफिट कौन बुक करके बैठाए? ओसीआई बुक करके बैठाए, तो उसको बेयर करने लगा लॉस। अभी समझ में आ रहा है? कितना है ये? 60। कहने से पूरा के पूरा लॉस ओसीआई को बुक कर देंगे। थर्ड केस में मस्त केस है, ये समझ में आ गया तो चीज समझ में आ गई। पहले क्या हुआ? गेन। कितने का? 60। प्लीज बताइए पहले साल में गेन अगर हुआ तो कहां बुक किया आपने? आप बोलोगे सर ओसीआई, बराबर है क्या? अगले साल क्या हो गया? लॉस। कितना लॉस हुआ? 110। तो सीधा पीएल में नहीं जाना, पूछना पहले क्या था? प्रॉफिट था, ये लॉस भी प्रॉफिट को बुक करने दो। कितना बुक करेगा वो? 60। तो क्या बाकी का लॉस पीएल में जाएगा? यस, बाकी का लॉस 50 पीएल में जाएगा। लॉजिक क्लियर है क्या सबको? अभी रीड करेंगे अच्छे से, देखो अभी क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ, जस्ट 1 सेकेंड, यस, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ, कहां जाएगा? ओसीआई। और लॉस हुआ तो पीएनएल। बहुत सिंपल सा था। जब सब्सिक्वेंट होता है, सब्सिक्वेंट में गेन था, क्या था? गेन। तो अपन ने क्या किया? पहले उसको पूछा पहले क्या था वो बता, तो उसने बोला सर पहले भी गेन था। मैंने कहा जरा तो ओसीआई में। लेकिन जब लॉस था तो अपन ने उसको क्या बोल दिया? अच्छे से पढ़ते सेंटेंस, अब समझ में आएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस, अगर पहले कुछ लॉस था तो पहले बार लॉस किसने बेयर किया था? पीएनएल ने, तो ये गेन भी पीएनएल को जाना था, राइट? एग्जिस्टिंग गेन, जो अभी का गेन है, विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एंड द बैलेंस्ड इफ एनी टू ओसीआई। यही पॉइंट क्लियर है? ठीक उसी तरह इसके अंदर अगले साल लॉस हुआ लेकिन पहले गेन था, तो प्लीज बताइए पिछला गेन किसने कौन लेके गया था? पिछला गेन ओसीआई लेके गया था, बराबर ना? तो ये लॉस भी ओसीआई को लेके जाने दो। समझ में आया क्या? अगर अभी लॉस हो रहा है तो सीधा पीएनएल में नहीं जाएगा, उसको पूछना पहले क्या था? पहले प्रॉफिट था ना, तो ये लॉस भी प्रॉफिट को बेयर करने दो।
समझ में आ रहा है? प्रॉफिट कौन लेके गया था? ओसीआई, ये लॉस भी ओसीआई का दो, कब तक? जितना वो प्रॉफिट लेके बैठा है। तो यहां पे टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस गेन, अगर पहले गेन था राइट, तो एग्जिस्टिंग लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू ओसीआई एंड द बैलेंस इफ एनी टू पीएनएल। क्या ये पॉइंट समझ में आया एकदम अच्छे से? चलो इसका आंसर तो जल्दी से, अगर मेरा प्रीवियस गेन था, अगर मेरा प्रीवियस गेन था लेट्स से 1000, प्लीज बताइए कहां जाएगा ये? तो आपने बोला था ओसीआई, बराबर है क्या? ओके, अभी सब्सिक्वेंट में हुआ लॉस 900, पीएनएल या ओसीआई? पीएनएल या ओसीआई? ओसीआई। आप बोलोगे सर ओसीआई क्योंकि पहले अपन ने गेन बुक किया ना। अच्छा, व्हाट इफ 1100 हुआ तो 1000 ओसीआई और बाकी 100 पीएनएल, सिंपल, इजी नहीं है? ओके, तो ये था, इतना बड़ा जो चार्ट आपको दिख रहा था, वो चीज बहुत सिंपल सी थी। ये जो आपको इतना बड़ा चार्ट दिख रहा है, दैट थिंग इज वेरी सिंपल। दिख रहा है क्या ये चार्ट? ये अपन ने जो अभी पढ़ा ना, ये पूरा वही है। समझ में आया? अब अगर आप इसके अंदर देखोगे तो सिर्फ एक पॉइंट बाकी रह गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपका टाइम एक्सीड हो गया, ठीक है? तो कल के सेशन में मैं एक ये वाला पॉइंट आपको समझाऊंगा, एक ही पॉइंट बाकी है अपना, एक ही पॉइंट एक बात करेंगे एंड इस पे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अपने पास कंपाइलर बहुत है राइट, क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे, तो अपन कल के सेशन में उसको देखते हैं।